साथ और वामपंथियों के साथ बने रहते, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। भले ही कुशवाहा को भी ले आए, जीतन मांझी को भी ले आए, चिराग को भी ले आए, लेकिन नीतीश जैसे भी हैं मरे-गिरे, उनका एक प्रभाव है, उनका एक वोट बैंक है। 10 साल उनके प्रधानमंत्री रहने के बाद भी लोगों में किसी तरह का गुस्सा है। अगर कोई गुस्सा है तो वो फेक तरीके से जो सोशल मीडिया में एक जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं या जो प्रो कांग्रेसी या वामपंथी एक पूरा एक गिरोह है, उसके द्वारा बनाया गया एक फेक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है। हार रही है, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। ये 2013-14 में भी हुआ था, ये 2017 में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार रही है। सब अपने ढोल तबले लेकर के लखनऊ पहुंच गए थे, कोई कहीं जाकर के कैंप करने लगा था, सबके भजन कीर्तन शुरू हो गए थे। सब नैरेटिव गढ़ने में तो नंबर एक है ये पूरा इकोसिस्टम। फिर 2019 में भी यही हुआ था कि मोदी हार रहा है, मोदी हार रहा है। इनकी तो इस बार जो है 200 भी पार नहीं होंगी। नतीजा सबके सामने है। 2014 नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं खास मौके पर, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट्स हमारे सामने वैसे तो वो लगभग तय ही है, लेकिन एक औपचारिकता मात्र बाकी है। ओमकार चौधरी जी ओशियन नेटवर्क यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं। बहुत स्वागत है आपका ओमकार जी, नमस्कार। बहुत धन्यवाद अंबर जी याद करने के लिए। ओमकार जी, इलेक्शन के नतीजे आ रहे हैं और आपको याद ना किया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बात जी, फाइनली चुनाव हो चुके हैं पूरे। एग्जिट पोल्स नतीजों में जो रुझान सामने आ रहे हैं उनसे तो लगभग तय ही है कि नतीजे क्या होने वाले हैं। सारी एक सिर्फ एक औपचारिकता नजर आती है। आप इन सारे नतीजों को किस तरह से देख रहे हैं? एक्सपेक्टेड था या फिर कोई मैजिक आपको लगता है? क्योंकि तीसरी बार नेहरू जी के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार बनेंगे। एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन बावजूद उसके भी नतीजे जो है। देखिए, किसी भी चुनाव में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उन पर गौर करना होता है। एक तो ये है कि जो सरकार रन कर रही थी 5 साल से, वो आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरी है या नहीं उतरी है? उसने जो आपसे वादे किए थे, वो कितने फुलफ़िल किए हैं? दूसरे, जो नेतृत्व कर रहा है, उसके प्रति किसी तरह की कोई गुस्सा, नाराज़गी, शिकवे, शिकायत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें एक नैरेटिव बनाती हैं। और जहाँ तक हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं एज़ प्राइम मिनिस्टर, तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल उनके प्रधानमंत्री रहने के बाद भी लोगों में किसी तरह का गुस्सा है। अगर कोई गुस्सा है तो वो फेक तरीके से जो सोशल मीडिया में एक जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं या जो प्रो कांग्रेसी या वामपंथी एक पूरा एक गिरोह है, उसके द्वारा बनाया गया एक फेक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है। और उसमें देश के भीतर बैठे हुए लोग भी हैं और देश के बाहर बैठे हुए लोग भी हैं। अब सोशल मीडिया से अगर चुनाव जीते जाते, तो मेरे विचार से ये लोग जीत गए होते। तो ऐसा होता नहीं है। सोशल मीडिया से आप चुनाव नहीं जीत सकते। आप नैरेटिव बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उस कोशिश में भी आप कितने सफल हो रहे हैं और कितने विफल हो रहे हैं, ये 2014 में भी हमने देखा है, 2019 में भी देखा है। और बीच में अगर हम एक और चुनाव की बात करें, बल्कि 2 चुनाव की बात कर लें, 2017 उत्तर प्रदेश का और 2022 का पुनः उत्तर प्रदेश का ही। दोनों बार पूरी ताकत लगाई है, देश के अंदर की तमाम ताकतों ने भी और जो बाहर बैठी हैं उन्होंने भी, कि भाई उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, इसमें किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोक दो, तो जहाँ से 80 सीटें आती हैं, फिर वहाँ आगे अभियान शुरू किया जा सकता है। लेकिन ना 2014 में इनको कामयाबी मिली, ना 2017 में, ना 2019 में, ना 2022 में।
इसी तरीके से जो जिन एग्ज़िट पोल्स का आपने ज़िक्र किया है, वो सब के सब पहले क्या होता था अंबर जी कि अगर 10 मीडिया हाउसेज़ और 10 एजेंसियाँ एग्ज़िट पोल कर रही हैं, तो उसमें कम से कम 1-2 तो सुर थोड़े अलग सुनाई पड़ते थे। पर इस बार तो सब के सब जो हैं एक ही दिशा में हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सबकी बेसलाइन भी लगभग एक ही है, 360 के आसपास है। यानी 1-2 ऊपर बेसलाइन बेसलाइन आपकी 360 है और जो ऊपर वाली फिगर है, मेरा अभी भी ये मानना है, आज हम मतगणना शुरू होने से कुछ घंटे पहले बात कर रहे हैं। मेरा अभी भी ये मानना है कि जितने एग्ज़िट पोल आए हैं, ये संकोच करके, थोड़ा-सा धैर्य रख कर के, सब्र रख कर के, संकोच में सही फिगर क्या है, उसको अभी भी शो नहीं कर पाए हैं। असली फिगर कल दिखाई देगी। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव एक साइलेंट जिसको वेव कहते हैं, आंधी कहते हैं, वो था इस बार और ऐसे-ऐसे राज्यों से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को इस बार समर्थन मिलने वाला है, सीटें मिलने वाली हैं, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सीटें नहीं जीती हैं। इसलिए इस बार का जो जनादेश है, ये एक नया फलक लेकर के हमारे सामने आएगा, एक नया आसमान हमें दिखाई देगा और नई संभावनाएँ और एक नई मजबूती प्रदान करने वाला जनादेश होगा। सर जिस आपने साइलेंट तूफ़ान की बात करें की या फिर हम अंडरकरंट की बात करें, सबसे बड़ा कारक आपको क्या नज़र आता है? क्या राम मंदिर एक ऐसा हम इमोशनल क्वेश्चन के तौर पे देखें जिसको मासेस ने इफ़ेक्ट किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मिल रहा है या और भी वजह आप देखते हैं कुछ? ऐसा है कि राम मंदिर की तो ये देश और इस देश की बहुसंख्यक आबादी दशकों से प्रतीक्षा कर रही थी और अब तो बल्कि उम्मीद भी छोड़ दी थी। क्योंकि जिस तरह की राजनीति इस देश में होती है और जो तुष्टीकरण का एक रहता ही तौर-तरीका रहता ही है, उसके चलते न्यायपालिका तक से उम्मीद डिग गई थी लोगों की, विश्वास सा उठ गया था कि कितने साल तक कोई मामला चल सकता है और कब तक इंतज़ार किया जा सकता है। और मेरा अभी भी मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी केंद्र में प्रधानमंत्री ना होते और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ना होते, तो अभी भी हम अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर नहीं देख पाते। ये एक संयोग है कि दोनों जगह एक राष्ट्रवादी सोच के और जो हमारे अध्यात्म के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनको पुनर्स्थापित करने का जज़्बा रखने वाले लोग बैठे हुए हैं और जब तक वो ऊपर वाला भी मेहरबान ना हो, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए ऊपर वाले की भी कृपा दृष्टि थी, इच्छा शक्ति थी, इसलिए ये बन गया। लेकिन मेरा ये मानना है अंबर जी कि केवल राम मंदिर की वजह से ये वेव नहीं है और बहुत सारे कारण हैं। उनको गिनाने बैठेंगे तो ये प्रोग्राम 1.5 घंटे का हो जाएगा, लेकिन मोटे तौर पर मैं बता देता हूँ जो मेरी समझ में आता है। एक तो जो हम कहते हैं कि लाभार्थी वर्ग तैयार किया है नरेंद्र मोदी ने, वो लाभार्थी वर्ग जिसको 5 लाख का आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है, गरीब-गुरबा जो पैसे के अभाव में गंभीर बीमारियों में दम तोड़ देते थे, जिनके लिए या तो अपने घर, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने जेवर बेच कर के वो महँगे अस्पतालों का पेट भरते थे, फिर भी बचने की उम्मीद नहीं होती थी। ऐसे गरीब-गुरबा को एक इलाज की सुविधा मुहैया कराई गई है। घर-घर टॉयलेट बने हैं, घर-घर गैस का चूल्हा पहुँचा है, घर-घर कनेक्शन बिजली के कनेक्शन पहुँच गए। बहुत सारे लोगों को जो बेघर थे, बेछत थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घर मिल गए हैं। मतलब जो एक आंकड़ा आया था नीति आयोग का कि 25 करोड़ लोगों को पिछले 10 साल में गरीबी की रेखा से ऊपर उबार करके ले आया गया है। और इस बीच हमने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ जो यूट्यूबर हैं जो जिनको हम
छोटे चैनल कह देते हैं, मीडिया महत्वपूर्ण मीडिया का हिस्सा है, उनके हमने बाइट्स देखी हैं, जो ख़ास तौर से लोअर कैटेगरी के जिन लोगों की बात हम करते हैं, उनकी महिलाओं से बातचीत, उनके पुरुषों से भी बातचीत, युवाओं से भी बातचीत, और वो अब कैमरे पर इस बात को स्वीकार करते हैं कि पहली बार एक ऐसी सरकार है, जिसने हर वर्ग की चिंता की है। वो कहने के लिए सबका साथ, सबका विकास की बात नहीं है। जब ये सारी सुविधाएँ दी जा रही थी, तो ये नहीं देखा गया कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या पारसी है या सिख है या जैन है या बौद्ध है, ये नहीं देखा गया। ये देखा गया कि वो पात्र है या नहीं है। इसलिए बहुत सारी मुस्लिम लेडीज़ भी हमने ऑन कैमरा ये स्वीकार करते हुए देखी कि साहब हमको भी ये सारी सुविधाएँ मिली हैं, पर हम वोट देंगे पंजे को ही। तो इसमें भी कहीं कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ये उनका अधिकार है। लेकिन ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जी20 सम्मेलन सफलतापूर्वक नई दिल्ली में करना, भारत मंडपम का निर्माण, यशोभूमि का निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हर क्षेत्र में, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, इसके अलावा एयरवेज, दुगने हवाई अड्डे बन गए हैं, 1000 एयरबस की खरीद के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जिस तरीके से एक गौरव फिर से स्थापित हुआ है भारत का, जिस तरीके से हमारे पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है, जो एक आम नागरिक है जब ये सारी चीज़ें फ़ील करता है, तब उनको प्राउड फ़ील होता है और उनको लगता है कि यार, जिसके हाथ में इस समय नेतृत्व है, देश की बागडोर है, वो अगर 24/7 केवल देश के बारे में ही सोच रहा है, जो कभी छुट्टी लेता ही नहीं, ना सिंगापुर जाता, ना थाईलैंड जाता, ना कहीं और घूमने के लिए जाता, तो बोला कि उसी के हाथ जो है सशक्त करो। और जब वो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे लोगों की शिनाख्त करते हैं और देखते हैं कि एक तो साहब तिहाड़ में पड़ा हुआ है, उसके पूर्व मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तिहाड़ में पड़े हुए हैं। अलग-अलग राज्यों में जो है अलग-अलग जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं, वो भी या तो गिरफ्तार हैं या अंडर इन्वेस्टिगेशन वो हैं। ईडी की, सीबीआई की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जितनी कार्रवाइयाँ हैं, वो भी लोगों के सामने हैं। तो एक फैसला करने में लोगों को आसानी होती है कि हमको चुनना किसको है, देश किसके हाथों में सुरक्षित है, कौन हमारी विरासत को भी सम्मान दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, स उनका उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको बहाल कर रहा है, और कौन विकास के रास्ते पर भी देश को आगे लेकर के जा रहा है। तो बहुत सारे कारण हैं, जिनकी वजह से हमें ये जनादेश मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडी अलायंस का गठन हुआ, सारे विपक्षी दल एक साथ आए, जो नहीं थे यूपीए में वो भी इसमें आ गए शामिल। और जब उसका गठन हुआ था तो हालाँकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स को शक था कि कहीं न कहीं टूट-फूट होगी, टूट-फूट होती भी रही, लेकिन वो चुनाव तक पहुँच गए। और प्रोपेगेंडा चुनाव के मध्य चरण तक आते-आते ये था कि हराने वाले हैं, कुछ नहीं हो रहा, वोटर टर्नआउट नहीं है। सवाल एक तो मेरा ये है सर आपसे जानना कि बावजूद इसके कि सब लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, फिर भी जनादेश उनको नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? और एक जो प्रोपेगेंडा बीच में ऐसा था, लोगों को लगने लगा था बीजेपी हार रही है, ये पूरी तरह से इंडी अलायंस ने सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलाया। इसके पीछे का क्या आप क्या वजह देखते हैं? क्योंकि चुनाव या चुनावी नतीजे सोशल मीडिया से नहीं आते, जैसे कि आपने भी कहा। दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ कि ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि बीजेपी हार रही है, नरेंद्र मोदी हार रहे हैं। ये 2013-14 में भी हुआ था। ये 2017 में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, बीजेपी हार रही है, बीजेपी हार रही है। सब अपने ढोल, तबले लेकर के लखनऊ पहुँच गए थे, कोई कहीं जा कर के कैंप करने लगा था, सबके भजन कीर्तन शुरू हो गए थे। सब नैरेटिव गढ़ने में तो नंबर 1 है ये पूरा इकोसिस्टम। फिर 2019 में भी यही हुआ था कि मोदी हार रहा है, मोदी हार रहा है, इनकी तो इस बार जो है 200 भी पार नहीं होंगी। नतीजा सबके सामने है, 2014 में 282, 1984 के बाद किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2014 में जाकर के मिली। फिर 2019 में उससे भी बड़ा जनादेश मिला देश की जनता का। तो ये हर बार अफ़वाह उड़ाई जाती है और अब तो
स्पष्ट हो गया, अभी 2 दिन पहले ही खबर आ गई कि इज़राइल की किसी कंपनी के किसी की सेवाएँ ली गई। एआई के ज़रिए यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नैरेटिव स्थापित करने के लिए यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, दूसरे सोशल मीडिया मंचों पर भी एक पूरा अभियान चलाया गया। लेकिन जब देश फैसला कर लेता है, उसके बाद आप कुछ भी चलाते रहिए और किसी की भी सेवा ले लीजिए, वो काम आता नहीं है। दूसरी बात जो इंडिया अलायंस के बारे में आपने चर्चा की है, सवाल किया है, देखिए ये इंडिया अलायंस का पूरा कुनबा इकट्ठा करने का इनिशिएट किसने लिया था? नीतीश बाबू ने। और नीतीश ही इनका साथ छोड़ कर के वापस चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो इनकी इनकी जो बैकबोन थी वो तो उसी समय टूट गई थी। जैसे हम चर्चा करते हैं ना कई बार पाकिस्तान की और के साहब बँटवारा किस बेस पर हुआ था अ, एक इस्लामिक देश, तो भई वो नैरेटिव तो तब खत्म हो जाता है जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में तब्दील हो ऐसे जाता है। तो इसी तरीके से अगर नीतीश बाबू जो इनिशिएट कर रहे थे, जिन्होंने पहली मीटिंग पटना में बुलाई थी, वही आपका साथ छोड़ कर के चले गए, तो उसके बाद जो एक नैतिक बल होता है, वो तो खत्म हो गया था। दूसरी बात ये है कि केरल में यहाँ दिल्ली में तो सीताराम येचुरी और कांग्रेस की लीडरशिप सब अगल-बगल बैठते हैं, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, मीडिया के सामने भी आकर के अच्छी बाइट देते हैं। केरल में आप साथ नहीं लड़ते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो 4 और 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है, हरियाणा में 1 सीट ले लेती है, गुजरात में 2 सीटें भावनगर, भरूच की ले लेती है। पंजाब में आप 13 की 13 सीटों पर इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं, एक-दूसरे की टाँग खींचते हैं वहाँ पर। ममता बनर्जी ना वामपंथियों को घुसने देती है कि नहीं, मैं तो अकेले लड़ूँगी, हू आर यू? पहचानने से इनकार कर देती है। कांग्रेस को भी पहचानने से इनकार कर देती है। अधीर रंजन चौधरी को वहाँ से हरवाने के लिए पूरे घोड़े दौड़ाती हैं। तो ये जो नैरेटिव बना ना लोगों के दिमाग में कि भई ये ठीक है, चाय, नाश्ता, भोजन, गप-सप और ऊपर हाथ करके जो है वीडियो, फ़ोटोग्राफ खिंचवाने और बनवाने के लिए तो ठीक है, कि भई आप लोग सब इकट्ठे होकर के जो मोदी को नहीं चाहते हैं, हमें वोट दे दो, हम अब इकट्ठे आ गए हैं, हम आपको वैकल्पिक सरकार देंगे। लेकिन जो आप अलग-अलग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, बयानबाज़ी कर रहे हैं, तो उससे लोगों को लगता है कि ये तो वैसा ही है जैसा 90 के दशक में हमने वीपी सिंह के समय देखा था, हमने चंद्रशेखर सरकार के समय देखा था, हमने देवगौड़ा के समय देखा था या हमने आई के गुजराल के समय देखा था। इनके कुनबे बनने से पहले ही बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनको अगर हमने वोट दे भी दिया, तो वो खराब ही होना है और देश को हम बेवजह मूर्खता में पटरी से उतार देंगे। इसलिए इनको लोगों ने गंभीरता से लिया ही नहीं। जी। सर, एक सवाल मैं नीतीश कुमार को लेकर पूछना चाहती हूँ क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि इंडिया अलायंस को साथ लाने का बीड़ा उन्हीं ने उठाया था, वो छोड़कर वापस इधर आ गए। नीतीश कुमार इकलौते एक ऐसे मुझे लगता है कि सीएम हैं जो इधर-उधर, इधर-उधर जाने में सबसे आगे हैं और बिहार में जिस तरह से अभी हमने देखा कि अभी अंतिम चरणों में चुनाव हुए, तो जो एक सवाल ये उठाया जा रहा था कि बीजेपी को नीतीश कुमार से फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा। इतना नुकसान बीजेपी खुद अपनी तरफ से खुद को अपनी तरफ से नहीं होगा जितना नीतीश कुमार की तरफ से हो सकता है और एक उनको टेम करने में भी बहुत ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि उनका इतिहास ऐसा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपका आकलन बिल्कुल 100% सही है अंबर जी। नीतीश कमज़ोर कड़ी हैं बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत दीर्घकालिक सोच के साथ की जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पर आगे बढ़ी है। जैसे जब तक शिवसेना एकजुट थी, टूटी नहीं थी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 एमएलए नहीं टूटे थे और एनसीपी भी एकजुट थी, यानी चाचा-भतीजा साथ थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि महाराष्ट्र में इस बार बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पर वहाँ पर एक रणनीतिक फैसला हुआ, जो
भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए नहीं जानी जाती है, वो उनको करना पड़ा। एकनाथ शिंदे जो हैं वो 40 एमएलए के साथ आए और 18 में से 13 एमपी भी टूट करके आए। इसी तरीके से बाद में उसके 1 साल बाद अजित पवार भी चाचा से अलग होकर के उतने ही एमएलए लेकर के जितने एकनाथ शिंदे लेकर के आए थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए आकर के। कहने का आशय ये है कि कभी-कभी ये फैसले करने पड़ते हैं। अब महाराष्ट्र को लेकर के भी कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर उठाना पड़ेगा। 2-4 सीटों का हो सकता है, जितनी 2019 में मिली थी। इसी तरीके से बिहार में अगर नीतीश बाबू आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ और वामपंथियों के साथ बने रहते, तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। भले ही कुशवाहा को भी ले आए, जीतन मांझी को भी ले आए, चिराग को भी ले आए, लेकिन नीतीश जैसे भी हैं मरे-गिरे, उनका एक प्रभाव है, उनका एक वोट बैंक है। लेकिन हाँ, इस चुनाव में चूँकि इतनी ही वो पलटी मार चुके हैं, तो और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इधर थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं, बहुत भाग-दौड़ जी। नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो एक कमज़ोर कड़ी हैं। लेकिन जितना बड़ा नुकसान उनके वहाँ रहते हुए बीजेपी को हो सकता था, वो टल गया है और अब मिनिमम नुकसान बिहार में इस बार देखने को मिलेगा। सर, महाराष्ट्र को लेकर एक ताज़ा खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में वैसे तो कुछ भी संभव है, असंभव तो जी, कुछ भी नहीं है और ये तो शुरू में जब एकनाथ शिंदे आए थे और दूसरे लोग आए थे, तो वो भाजपा के नेताओं को ये हिदायत देते हुए, उनसे निवेदन करते हुए दिखाई दिए थे कि भई आप सारी बातें कहिए, पर ठाकरे परिवार की शान में गुस्ताखी हो ये हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि बाद में पिता-पुत्र यानी उद्धव और आदित्य ने इनको गद्दार कहना शुरू कर दिया और जगह-जगह वो पूरे महाराष्ट्र में जाकर के इस तरह की बातें करते थे, तो उसके बाद फिर इन लोगों की तरफ से भी उनको जवाब दिए गए और ठीक तरीके से जवाब दिए गए कि बाला साहब ठाकरे की क्या विचारधारा थी और आपकी क्या विचारधारा है, अब ये किसी से दबी-छिपी नहीं है और हमारे आपके साथ छोड़ने की बड़ी वजह यही है कि आप बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी, उस पर नहीं जाकर के आप कांग्रेस और एनसीपी की गोद में जाकर के बैठ गए थे। लेकिन हाँ, ठीक है, महाराष्ट्र में भी अ, चीज़ें बदल रही हैं। शरद पवार का एक बयान आपको याद ही होगा। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि चुनाव के बाद बहुत सारी छोटी-छोटी पार्टियों का कांग्रेस में विलय हो सकता है। इसका मतलब ये है कि शरद पवार तो मान चुके हैं कि अगर उनको अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य बचाना है, तो अब जो बची-खुची एनसीपी है, उसमें तो उनका कोई भविष्य नहीं है क्योंकि वो बारामती से भी हारने जा रही हैं। जी। वहाँ से अजित पवार की मैम साहब जीतने वाली हैं। तो उनको लग रहा होगा कि कांग्रेस में ही भविष्य है, अब अलग छोटी-मोटी पार्टी उनका स्वास्थ्य और उनकी एज भी अब उनका साथ नहीं दे रही है। तो उनको ऐसा लगा। उद्धव ठाकरे भी अगर ये चुनाव परिणाम देखने के बाद, जिसमें उनको बड़ा झटका लगने वाला है, अगर कुछ इस तरह के प्रयास करें कि फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएँ, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के बारे में और अमित शाह के बारे में काफ़ी गलत बयानी कर चुके हैं ऑलरेडी। सर, चुनाव जब शुरू नहीं हुए थे, जब चुनावी प्रचार चल रहे थे, उस समय जो विपक्ष है, विपक्ष की तरफ से एक बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि मोदी दोबारा तीसरी बार आएँगे, तो संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदल देंगे और देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो तो नेगेटिवली बोले थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जो उम्मीद मोदी जी के तीसरे टर्म में की जा रही है कि बड़े जुडिशियल चेंजेस जो देश के लिए बेहतर रहेंगे, वो हो सकते हैं, उसकी उम्मीद हम कितना कर सकते हैं जिसमें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड भी शामिल है और भी कई ऐसे बड़े मसले हैं और पीओके का मसला भी उसमें काउंट हो रहा है कि वो भी हल हो सकता है। ये जो बड़े-बड़े जो मसले हैं इनको हल होते हुए भी देखेंगे क्योंकि मोदी जी से तो हम उम्मीद कर ही सकते हैं और किसी से तो जिस तरह से उनका इतिहास रहा है अब तक। मुझे लगता है कि वो जब फैसले लेते हैं तो ढिंढोरे पीट करके कभी फैसले लेते नहीं हैं। बता कर के नहीं कि अब मैं ये करने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए उनकी जब सरकार बनी थी 2019 में,
तो मेरे विचार से पहले 100 दिन के भीतर ही कश्मीर से 370 लिफ्ट की गई, 35 से हटाई गई थी, 3 तलाक विरोधी कानून आ गया था, एनआईए वाला संशोधन वाला कानून आ गया था। कई फैसले 100 दिन के भीतर हो गए थे। और इस बार भी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने ये बात बताई है देश को कि मैं अधिकारियों को 100 दिन का रोड मैप जो है सौंप करके चुनाव प्रचार में उतरा हूँ। फिर उन्होंने वो बढ़ा करके 125 दिन कर दिया कि 25 दिन में युवाओं के लिए कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ कि युवाओं की भागीदारी वाली कुछ चीज़ें हों। तो उनके पिटारे में क्या-क्या है और वो उसको कब बाहर निकालेंगे ये तो वो ही जानते हैं, कोई और जानता भी नहीं है। और पीएमओ में या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ थी उनमें अब कोई कितने भी दावे कर ले, किसी की एंट्री है नहीं और किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती भी नहीं है। लास्ट टाइम तक ये पता नहीं चलता है शपथ ग्रहण समारोह में कि कितने मंत्री शपथ लेने वाले हैं। जब कुर्सियाँ लग जाती हैं तब लोगों को अंदाज़ा होता है कि इतने लोग शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आखिर तक ये पता नहीं लगता कौन-कौन शपथ लेने वाला। तो इतनी गोपनीयता वो बरतते हैं। लेकिन हाँ, जिन मुद्दों की आपने चर्चा की है, जिन विषयों की आपने चर्चा की है, ये सब निश्चित रूप से उनके अंडर कंसिडरेशन होंगे और वो उन रास्तों पर जाएँगे। एक मत बहुत पहले से ये बना हुआ है कि पीओजे जो है उसको वापस लिया ही जाना चाहिए, वो हमारा हिस्सा है। और खुद अमित शाह भी अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि हम वापस लेंगे। और बाकी तो छोड़ दीजिए, पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है जिसमें जो भारत के पास इस समय जम्मू कश्मीर है वो और जो पाकिस्तान के कब्जे वाला पूरा कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, उसके बारे में एक प्रस्ताव है कि वो सब हमारा हिस्सा है। और वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ परिस्थितियाँ इस समय निर्मित हुई हैं, जिस तरह के जन आंदोलन चल रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ पाक रेंजर्स ने, मिलिट्री ने कार्रवाई की है, जिस तरीके से 40 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, मुझे लगता है कि वहाँ स्थितियाँ बेकाबू होंगी और वहाँ अब ये माँग उठने लगी है कि हमें भारत में मिलना है, हमें भारत के पास जाना है और तिरंगे लहराते हुए वहाँ देखे गए हैं। तो ये चीज़ें टाइम टेकिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इस कार्यकाल में जो बहुत बड़े काम होने हैं, चाहे जुडिशियल रिफ़ॉर्म होने हों या दूसरे काम होने हों, वो हम होते हुए ज़रूर देखेंगे। जी, बिल्कुल और अब तो फाइनली इस्लामाबाद के अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और जो जर्नलिस्ट है अहमद फराद उनकी पिटीशन थी उनकी गुमशुदगी की उसमें कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि पाकिस्तान खुद एक्सेप्ट कर चुका है। तो अब एक बिल्कुल, फॉर्मेलिटी मात्र है कि पाकिस्तान से कब्ज़ा वापस लिया जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और आपने जी। अहम आपकी जानकारी साझा की। आपका एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।